यही रात अंतिम, यही रात भारी। ईरान से जारी अमेरिका और इजरायल की जंग अब 39वें दिन में प्रवेश कर चुकी है। ट्रंप की डेडलाइन भी कुछ ही घंटों में पूरी होने वाली है। इस बीच ट्रंप का एक नया पोस्ट भी सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने पूरी ईरानी सभ्यता को खत्म करने की धमकी दे डाली है। ट्रंप ने क्या कुछ कहा है आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा है, मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन शायद ऐसा ही होगा। हालांकि अब वहां सत्ता पूरी तरह बदल चुकी है, जहां अलग, ज्यादा समझदार और कम कट्टर सोच वाले लोग मौजूद हैं। कौन जानता है कि शायद कुछ बहुत शानदार और क्रांतिकारी हो सकता है। ट्रंप ने दावा किया कि आज रात हम दुनिया के लंबे और जटिल इतिहास के सबसे अहम पल के गवाह बनेंगे। 47 सालों की जाति, भ्रष्टाचार और मौत का सिलसिला आखिरकार खत्म हो जाएगा। ईश्वर ईरान के लोगों की रक्षा करे, ऐसा ट्रंप का कहना है। ट्रंप के जो साथी हैं, जो उनके वीपी हैं, वांस, उनका भी बयान आ गया है। उन्होंने बकायदा ईरान को धमकी दी है और कहा है कि अब निर्णायक जंग होने जा रही है। वांस ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुना देते हैं। तो आपने सुना अमेरिका के उपराष्ट्रपति क्या कह रहे हैं और वहां के राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं। तो क्या आने वाले कुछ ही घंटों में सब कुछ बदल जाने वाला है? जो 38 दिनों से जंग चल रही थी, क्या वो अपने अंतिम दिन, अपने अंतिम घंटों में पहुंच चुकी है? और अब अमेरिका कोई ऐसा हमला करने जा रहा है जिससे ईरान में सत्ता का परिवर्तन हो जाएगा। आईआरजीसी की एक छत्र जो राज चलता है वहां पर, वो खत्म हो जाएगा। तो इन्हीं सब बिंदुओं पर आज हम बात करने वाले हैं। अमेरिका क्या कुछ कर सकता है, इस पर बात करेंगे। उसकी क्या तैयारियां हैं और ट्रंप के इन बयानों को किस तरह हमें लेना चाहिए, या वो नई डेडलाइन भी देने वाले हैं, इस पर भी हम बात करेंगे तर्कश में आज। और हमारे साथ इस बातचीत में कई सारे खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जो रक्षा विशेषज्ञ हैं। इसके साथ ही मेजर आशीष शुक्ला भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, वो भी रक्षा विशेषज्ञ हैं। इसके साथ ही डॉक्टर डी के गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो विदेश मामलों के विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले देवनाथ सर, आपको क्या लग रहा है, ट्रंप की इन धमकियों को अब गंभीरता से हमें लेना चाहिए? आने वाले घंटों में क्या कुछ हो सकता है आपके हिसाब से? देखिए, ट्रंप जो बयान देते हैं उसको इस तरह से समझना पड़ेगा कि 90% धमकी होती है और 10% इरादा होता है। तो जब उन्होंने कहा है कि कल सुबह से वो ईरान के ऊपर बहुत भयंकर हमला करेंगे, तो हमला तो वो कर ही रहे थे पिछले 37 दिन से 38 दिन से। कल सिर्फ इतना है कि जो हमले अब तक ईरान के स्कूलों पर हो रहे थे, यूनिवर्सिटी पर हो रहे थे, या अस्पतालों पर हो रहे थे, या सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहे थे, वो हमले कल सुबह ट्रंप दावा कर रहे हैं कि वो ईरान के पावर प्लांट्स पर, जहां वो बिजली बनाते हैं, चाहे वो थर्मल पावर प्लांट्स हो, गैस बेस पावर प्लांट्स है जहां बिजली बनती है, या ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पे कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि उनके जितने हाईवेज पर बड़े बड़े ब्रिजेस हैं, रेलवे लाइन पर बड़े बड़े ब्रिज हैं, उनको भी निशाना बनाया जाएगा। लेकिन जो वो एक कह रहे कि सिविलाइजेशन को खत्म कर देंगे, ये शायद ट्रंप के बड़बोलापन का एक हिस्सा है। ईरान बहुत ही बड़ा देश है, महान सभ्यता है, उनकी सभ्यता 5000 साल पुरानी है, बहुत विशाल देश है, जितना बड़ा उत्तर भारत। और इसी तरह से ईरान की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, 9 करोड़ से ज्यादा लोग ईरान में रहते हैं। तो उनकी क्या सभ्यता को ट्रंप मिटाने की बात कर रहे हैं? ये उनके बड़बोलेपन का एक पैमाना है। दिखाता है कि शायद वो बहुत तनाव में हैं और उनको शायद आइडिया नहीं हो रहा कि वो कब गुस्से में क्या बोल जाते हैं। देखिए, ट्रंप का दुश्मन कौन है? ट्रंप का दुश्मन तो ईरान की सरकार है ना, आईआरजीसी है, ईरान की फौज है। लेकिन इस तरह के उल उजूल बयान देकर वो ईरान की जो आम जनता है उनको भी अपना दुश्मन बना रहे हैं। ईरान की आम जनता को अपनी सभ्यता पर, अपने देश पर बहुत गर्व है। लेकिन अगर ट्रंप बोलते हैं कि उनकी सभ्यता को ही खत्म कर देंगे, सभ्यता के खात्मे की बात कर रहे हैं ट्रंप, ये नरसंहार माना जाएगा ना? सभ्यता कैसे खत्म होती है किसी भी देश की, जब वहां की उस सभ्यता में रहने वाले लोगों का खात्मा हो जाता है। अगर ट्रंप वो जो अंतर है, वो उस अंतर को बहुत ज्यादा वो धुंधला कर दे रहे हैं। लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये कहना क्या चाह रहे हैं।
हाँ, देखिए, सभ्यता खत्म करने का मतलब है महाविनाश। और महाविनाश का मतलब है, इतना बड़ा देश है, बॉम्ब गिरा गिरा कर, जो नॉर्मल हाई एक्सप्लोसिव बॉम्ब गिरा गिरा कर तो खत्म नहीं कर सकते। तो अगर वो सोच रहे सभ्यता को खत्म कर देंगे, महाविनाश कर देंगे, तो क्या वो हिंट दे रहे हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करेंगे? तो वह तो बहुत ही बड़ा मानसिक कमजोरी दर्शाता है, क्योंकि दुनिया में अगर आज किसी भी देश ने, अमेरिका ने भी न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल कर लिया ईरान के ऊपर, तो दुनिया भर के जितने देश हैं, पश्चिमी देश, यूरोप के देश, एशिया के देश, भारत भी फिर ट्रंप के खिलाफ हो जाएगा, ट्रंप के खिलाफ बयान देगा। क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब किसी पे गिराना या एक सभ्यता को खत्म करना, ये आज के विश्व के परिप्रेक्ष्य में एक सभ्य चीज नहीं मानी जा सकती। असभ्यता की निशानी ट्रंप दिखा रहे हैं। जी। देवनाथ सर, क्या कुछ ऐसा भी हो सकता है जैसे युद्ध के पहले दिन हुआ था कि एक साथ कई सारी जगहों पर हमला करना, ऐसी जगहों पर हमला करना जहां ईरान के बड़े नेता रहते हों, सर्वोच्च नेता, आईआरजीसी के टॉप कमांडर, और सबको एक साथ मार देना? क्या फिर से वही दोहराएगा अमेरिका? ऐसा भी तो हो सकता है कि जहां मुस्तफा खामनेई हो वहां पर बम गिरा दे और ईरानी सरकार के लोग जहां रह रहे हों वहां पर उनको मार दे। क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं? जाहिर बात है ऐसा ही करेंगे। उनकी सिर्फ एक कड़ी, वीक लिंक जिसे कहते हैं, कमजोर कड़ी, ये है कि कई बार ट्रंप को, अमेरिकन शासन को पता नहीं लग रहा कि ईरान की जो लीडरशिप है उस दिन कहां पर है। देखिए, ईरान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, मुस्तफा खमेनी मिलाकर ईरान के जो टॉप जनरल्स हैं, चाहे वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के या आईआरजीसी के जनरल हैं, वो हर 6-6 घंटे में, हर 12-12 घंटे में अपने रहने का ठिकाना, अपना ऑफिस भी बदल लेते हैं। अब एक बॉम्ब गिराकर उन्होंने जब आयतुल्ला अली खमेनी को मारा था, तो साथ में उस कॉन्फ्रेंस रूम में कितने सारे पॉलिटिशियंस और जनरल्स मौजूद थे, सारे मारे गए। उससे सीख लेते हुए अब ईरान में कोई भी जनरल या कोई भी पॉलिटिशियन उस तरह की मीटिंग नहीं करता है कि एक ही कमरे के अंदर या एक ही बिल्डिंग के अंदर 8, 10, 12 पॉलिटिशियंस या जनरल्स जमा हो जाएं। जितनी मीटिंगें होनी होती है वो सब ऑनलाइन मीटिंग होती है, जहां सारे पॉलिटिशियंस और जनरल्स एक दूसरे से मीलों दूर हैं, ताकि एक बॉम्ब के गिरने पर सिर्फ एक ही पॉलिटिशियन, एक ही नेता या एक ही जनरल मारा जाए। जी बिल्कुल, लेकिन देवनाथ सर, हमें इस बात को भी मानना पड़ेगा कि ईरान में घर के भेदिए भी बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, और उसी वजहों से लोकेशन, पिछले अगर दौर की बात करें तो पता चलती रही है इजराइल को और अमेरिका को, उनकी खुफिया एजेंसियों को। डीके गुप्ता जी भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। गुप्ता जी, क्या लग रहा है आपको, ट्रंप क्या कुछ करने जा रहे हैं ईरान में? कितना बड़ा हमला होगा? क्या परमाणु हथियार भी इस्तेमाल करेंगे आपके हिसाब से? क्योंकि सभ्यता का विनाश तो ऐसे छोटे मोटे हथियारों से तो हो नहीं पाएगा, लड़ाकू विमानों से गिराने वाले। एक दूसरा सवाल यह है कि अभी तक ये माना जा रहा था कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति इस युद्ध में उतनी ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, वो एक तरह से दूरी बनाकर रखे हुए हैं, लेकिन अभी कुछ ही वक्त पहले उनका भी बयान सामने आया है और एक तरह से ऐसा लग रहा है कि वो ट्रंप के साथ खड़े हैं इस वाले हमले को लेकर जो भी होने वाला है। क्या आपको लगता है कि ये सामूहिक जो हमला होगा वो निर्णायक होगा और ट्रंप ने अपने जो प्रशासन में जो लोग थे सबको मना लिया है और वो सब सिर्फ एक लक्ष्य पर आ गए हैं? वैभव जी, अभी पिछले 2 साल के टेन्योर में ट्रंप ने आस्ते आस्ते क्या किया, युद्ध के पहले भी उन्होंने आस्ते आस्ते क्या किया है कि जितने भी लोग उनको ईमानदारी से कोई सलाह देते थे, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, टेक्नोक्रेट हो, फाइनेंशियल एडवाइजर हो या मिलिट्री के जनरल्स हो, एयरफोर्स के सीनियर ऑफिसर्स हो, ट्रंप ने ईमानदारी से जो लोग उनको एडवाइस देते थे सबको निकाल दिया है, या तो रिजाइन करा दिया है या उनको ऐसी जगह पोस्ट दे दी है जो कि छोटी मोटी पोस्ट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट नहीं है। और पिछले 2 साल में, पिछले 1 साल में ट्रंप ने आस्ते आस्ते अपने को इस तरह के लोगों से घेर लिया है जो यस मैन हैं। तो अभी ट्रंप के जितने सलाहकार हैं, चाहे वो सिविलियन सलाहकार हो या प्रोफेशनल्स हो या आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के सलाहकार हो, सब अंदाजा करते हैं कि ट्रंप क्या चाहते हैं और वो ट्रंप को हाँ में हाँ मिलाते हुए उस तरह की ही सलाह देते हैं।
तो इससे क्या हो रहा है कि ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो शायद आस्ते आस्ते खोखला होता जा रहा है। क्योंकि देखिए हमेशा कहते हैं कि सिक्के के दोनों पहलुओं का अध्ययन करने के बाद ही आगे निर्णय लेना जाता जाता है। एयरफोर्स में था, हमें सिखाया गया था कि हमेशा स्ट्रेंथ वीकनेसेस का एनालिसिस करो, उसके बाद अगला एक्शन लो। तो ट्रंप अब जितने भी उनके ईमानदार एडवाइजर्स थे जो कि कमजोरियों को भी फैक्टर इन करते थे डिसीजन लेते वक्त, उन सबको ट्रंप ने दूर भगा दिया है। और बस हुजूर आप ही रही हो, अभी दिन के टाइम में रात है, रात के टाइम में दिन है, इस तरह के कहने वाले लोगों को ट्रंप ने अपने इर्द गिर्द जमा कर लिया है। जी बिल्कुल। एक बात और निकल कर सामने आ रही है। गुप्ता जी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, डॉक्टर डीके गुप्ता। देवनाथ सर आपके पास आएंगे इस सवाल को लेकर। डीके गुप्ता जी, पहले प्रतिक्रिया तो आपसे लेते हैं कि ट्रंप का आने वाला कुछ ही घंटों में लिया जाने वाला फैसला आपके हिसाब से क्या हो सकता है? अमेरिका इस बार क्या नया करने जा रहा है ईरान में? क्योंकि हमला तो वो 38 दिनों से कर रहा है, खूब बमबारी कर रहा है। इस बार का हमला कैसे अलग होगा, जो ट्रंप बार बार कह रहे हैं डेडलाइन पूरी होने के बाद होगा? जी भागवती जी नमस्कार, देवनाथ जी को नमस्कार। देखिए, एक चीज तो कंफर्म है जो मैं समझ पा रहा हूं कि जो राष्ट्रपति ट्रंप हैं वो केवल सुप्रीम कमांडर नहीं है। मुझे लगता है कि एज सैनिक टाइप वो लड़ भी रहे हैं। कारण है कि अभी तक उन्होंने ईरान को इस टोह नहीं लेने दी है कि एक्चुअली वो करने क्या वाले हैं। एक्चुअली युद्ध की ये भी मेरे हिसाब से एक वारफेयर का हिस्सा है कि आप दुश्मन को गुरिल्लावाद, अक्सर मराठाओं ने क्यों जीता या अफगान में गुरिल्लावार सक्सेस क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वो पता नहीं होने देते कि एक्चुअली करेंगे क्या और कब करेंगे। तो ट्रंप को जो मैं देख रहा हूं, और मैंने एक लगभग 20 दिन पहले एक काफी एक मैगजीन में भी पढ़ा था कि ट्रंप नहीं पता चलने दे रहे हैं कि एक्चुअली वो करेंगे क्या। तो इससे क्या है कि एक वाह पोह की स्थिति बनी हुई है ईरानियन कमांडर्स में, पहली बात। सेकेंड थिंग्स है कि जैसा कि मैं जो देख पा रहा हूं कि बहुत ही अलग ढंग से टू डायमेंशनल वारफेयर लड़ रहे हैं। एक तो इजराइल कोई टॉक्स नहीं करेगा, वो केवल और केवल प्रॉक्सीज पे और ईरान पे अटैक करेगा, वो केवल अटैक करेगा। गलती से कभी कभी तुम ऊर्जा पे भी अटैक कर दो, एनर्जी सेक्टर पे भी अटैक कर दो, बाद में सॉरी बोल देना कि अच्छा अगली बार से नहीं करेंगे, जब तक अमेरिका नहीं कहेगा। तो ये युद्ध में चलता है। सेकेंड थिंग कि अमेरिका जो है वो वे कर रहा है, मतलब तौल रहा है पूरी दुनिया को, क्योंकि अमेरिका कभी नहीं चाहता कि यूरोपियन यूनियन फिर से स्ट्रांग हो। वो कभी नहीं चाहता कि चाइना जो है वहां पे आके कोई, इसलिए वो बार बार बोल रहे थे किसी की हिम्मत है तो हरमुझ खुला लो। क्योंकि अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमेशा समुद्र पर सुप्रीमेसी रही है उसकी। सुएज नहर को उसने ही खुलवाया यूनाइटेड नेशन से, पीस कीपिंग फोर्स लगा के यूके और फ्रांस की सेना को पीछे करवा दिया, तो खुलवाया था। तो वो सुप्रीमेसी फिर से दिखाना चाहता है कि देखो आप लोग नहीं खुलवा पाए, तेल आपको रिक्वायरमेंट थी, जरूरत आपकी थी, मेरे यहाँ तो ऐसे ही तेल एक्स्ट्रा है, लेकिन आप नहीं खुलवा पाए, वो मैं करवा रहा हूं। तो एक स्ट्रेटेजी के तहत वो, लेकिन आने वाले 24-48 घंटे के अंदर मुझे जहां तक लगता है कि भीषण अटैक होंगे, लेकिन कोई ऐसा अटैक नहीं होगा जिससे कि डिवास्टेशन आ जाए। ऐसा अटैक मेरा एक अनुमान कह रहा है। लेकिन स्वाभाविक है कुछ टारगेट्स पे अटैक करेंगे, और उनके जो स्ट्रेटेजिक अटैक हैं देखिए कितना क्लियर है कि वो हर 4 या 5 दिन में किसी एक टॉप लीडर को मार देते हैं। किसी दिन किसी 4 या 5 या 6 या मैक्सिमम 10 डेज अगर देखेंगे। अभी देखिए इंटेलिजेंस का चीफ मारा गया, कुर्द का जो रीजनल चीफ मारा गया है, और उसके पहले इंटेलिजेंस मिनिस्टर मारे गए थे, डिफेंस मिनिस्टर मारे गए। लेकिन गुप्ता जी, इसका हासिल क्या है? एक नेता को मार रहे हो आप, दूसरा नेता आकर उसकी जगह ले रहा है। कोई लीडरशिप क्राइसिस तो हमें दिख नहीं रही ईरान में। उनका खाका तो पहले से तैयार है, ये जाएगा, ये आएगा, ये जाएगा, ये आएगा। हासिल क्या हो रहा है इससे? जो नए लोग आ रहे हैं वो तो बहुत ज्यादा कट्टर होंगे, क्योंकि वो युवा होंगे, युवाओं में जोश ज्यादा होता है, वो और ज्यादा मिसाइल मारेंगे। वैभव जी, जो सीज फायर का जो पासा फेंका गया है, सीज फायर का, इनफैक्ट मैं बता दूं कि इसमें सीज फायर चाहता नहीं है। अगर मैं कहूं रसिया भी नहीं चाहता है, आपका मिडिल ईस्ट, पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट सीज फायर नहीं चाहता है, क्योंकि ईरान से जो उनके रिलेशंस रहे हैं, चाहते हैं इसी बार वार नार हो जाए। अमेरिका भी चाहता है कि सीज फायर का मैं पासा फेंकता रहूं, लेकिन उसी बीच में मैं ईरान को कितना डिवेस्टेशन करा सकता हूं, कितना वीक कर सकता हूं, और इनटू द डीप जाके उसके न्यूक्लियर साइट पे। मैं बता रहा हूं कि न्यूक्लियर साइट पे 8वीं बार अटैक हुआ है 10-12 दिन के अंदर, 8वीं बार अटैक हुआ है। मतलब जो टॉक्स से पहले
वो जो पॉइंट्स अपने रख रहे थे उन पॉइंट्स पे अटैक करते जा रहे हैं। तो उनका यही पर्पस है कि लीडरशिप जो है, जो कि एकदम एंटी अगेंस्ट ट्रंप है। अब देखिए कि लारी जानी केवल अपनी बेटी से मिलने जाते हैं, केवल मिलने जाते हैं बेटी से, 10 मिनट के लिए बाहर आते हैं और अपनी बेटी से मिलने जाते हैं। चाय भी शायद नहीं पिए होंगे और पूरा घर उड़ा दिया जाता है। लेकिन वहीं पे मसूद और आरागाची रैलियों में खुले आसमान में घूम रहे हैं, उनको एक बुलेट भी नहीं मारी जा रही है। तो एक ऐसे जितने कट्टर हैं उसको अगर एलिमिनेट करेंगे तो उस कट्टर में से भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि समझौता कर लेते हैं, क्योंकि लाइफ बहुत प्यारी होती है बहुत कुछ लोगों के क्या लिए, आपको मैं नहीं लगता कर है रहा सबके कि लिए। जैसा कि आप कह रहे हैं कि अमेरिका ने एक दायरा बनाया हुआ है, एक अलगाव सा किया हुआ है, जो नरम नेता हैं, जो गरम नेता हैं ईरान के, नरम नेताओं को, जैसे जो चुने हुए सरकार के राष्ट्रपति हैं, विदेश मंत्री हैं, उनको निशाना नहीं बना रहे, लेकिन जो IRGC से आते हैं, जो सर्वोच्च नेता के लोग हैं, उनको मार रहे हैं? क्या ये सोची समझी तो रणनीति है अमेरिका की? बिल्कुल सोची समझी रणनीति है। अमेरिका क्यों उसको मारेगा जो उसकी हाँ में हाँ मिलाएगा। देखिए अरागाची लगभग 6 से 7 महीना 8 महीना लगातार मिलते रहे हैं अमेरिका के प्रतिनिधियों से, होटल में मिलते रहे होंगे, बातचीत होती रही होगी, चाय नाश्ते पर कुछ और भी बातें होती रही होंगी, पर्सनल रिलेशन क्रिएट हुए होंगे। पर वो विरोधी पक्ष के राष्ट्रपति विदेश मंत्री हैं खोमैनी परिवार से, तो वो बहुत सारी और भी बातें शेयर की होंगी। तो एक एक रूम बन जाता है उनके बीच में। हाँ, और उसके बाद देखिए ये लोग बहुत संभल के बातें भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन पर एक अग्रेशन नहीं है। और पाकिस्तान ने जो एक शायद न्यूज था, वो गलत है कि नहीं, जो उसने बोला था कि अरागाची मसूद को ना मारेंगे तो बातचीत करने वाला कौन होगा। तो IRGC का जो एक जज्बा है वो सैनिक के रूप में, वो जो डाउन करने के लिए उनको लीडरशिप को डाउन करना है। अगर वो लीडरशिप डाउन हो गई तो वहां पे जब कुछ लीडर्स अगर बच जाएंगे जो डिसीजन इकोसिस्टम नहीं क्रिएट कर सकते, बड़ी बड़ी मिसाइलों को छोड़ने का या कोई ऐसा राजनीतिक फैसला लेने का, तो यहाँ पे ये ओवरकम कर जाएंगे जो साथ वाले, और वहां पे अमेरिका का जरा सस्ता मिल जाएगा। तो एक सोचे समझी रणनीति कि जो उनके विरोधी हैं अमेरिका और इसराइल के, रेजिम चेंज का मतलब है कि एक सोच बदलनी चाहिए ईरान में, ताकि वो इसराइल को थ्रेट न रहो। उसी पायदे पे काम कर रहे हैं, उसको दो तरह से कर रहे हैं। एक तो पॉलिटिकली कर रहे हैं, एलिमिनेट करके कर रहे हैं, और ईरान के हर पार्ट पे अटैक कर रहे हैं, चाहे 31 पार्ट में बटा हुआ, लेकिन हर पार्ट पे अटैक हो रहा है। और उसका एक जीता जागता उदाहरण ये भी देखिए कि अभी 2 दिन पहले उन्होंने सैनिकों को किस तरह छुड़ाया। 200 सैनिक आते हैं सबसे ज्यादा टेरेन क्षेत्र में ईरान के, वहां पे उतरते हैं, सैनिक को बचाते हैं, और 40 किलोमीटर के दायरे में किसी भी एक ईरानियन को घुसने नहीं देते, जबकि उनका पूरा लगा रहता था, उनको बम से मारते रहते ताकि वहीं पे रहें वो। तो अगर वो ग्राउंड अगर अटैक करते हैं पर्टिकुलर किसी इंस्टॉलेशन पे, मैं नहीं कह रहा पूरे देश में जाएंगे तो खतरा होगा, लेकिन अगर वो जाएंगे तो उस केस में वो ये देख रहे हैं कि शायद मैं किसी पर्टिकुलर इंस्टॉलेशन को हम ग्राउंड पे आके भी कब्जा कर सकते हैं, जिस तरह से उन्होंने 2 दिन पहले किया है। तो ये चीजें उनके वार रूम में लगातार चलती होंगी। जी बिल्कुल, देवनाथ सर के पास चलते हैं। देवनाथ सर, एक नई अपडेट आई है अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से, कई मीडिया रिपोर्ट से दावा कर रही हैं कि आज देर रात तक कोई नतीजा सामने आ सकता है। जो बातचीत चल रही है ईरान और अमेरिका के बीच में, बातचीत भी चल रही है एक तरफ, क्या आपको लगता है कि ऐसा कोई हल भी निकल सकता है आज के दिन, और ट्रंप फिर ये कह देंगे कि देखो हम सबसे बड़ा वाला हमला करने जा रहे थे, ईरान ने डरकर हमारी बात मान ली तो हमने छोड़ दिया? हाँ वैभव जी, देखिए बातचीत करने के लिए एक माहौल तैयार करना पड़ता है। सबसे पहले तो ये ट्रंप जो बार बार कहते हैं कि ईरान डर गया, इससे तो जो थोड़ा बहुत बातचीत का माहौल है वो भी गड़बड़ा जाता है। मेरे में और आप में बातचीत चल रही है और मैं बोलूं भाई वैभव जी डर गए, फिर तो आप तो और भी बातचीत नहीं करोगे, है ना। आपको भी अपने कुनबे के सामने अपनी प्रतिष्ठा बचानी है। तो कभी भी इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए, एटलीस्ट टॉप लीडरशिप को। दूसरी चीज है, बातचीत जब भी होती है, मैं दूसरे युद्धों का या दूसरे जितने तनाव हैं उनके बारे में एनालिसिस से बता रहा हूं कि जो भी पॉइंट होते हैं, 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट, इन सबको हमेशा 3 भागों में बांट लिया जाता है कि इमीडिएटली क्या करना है, अभी आजकल परसों क्या करना है। फिर एक होते हैं मिडिल पॉइंट, मिडिल टाइम, यानी ठीक है 7 दिन के बाद, 1 महीने के बाद क्या करना है। और फिर कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं लॉन्ग टर्म कि 6 महीने के बाद देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, 1 साल के बाद डिस्कस कर लेंगे। तो इमीडिएट दरकार क्या है, अमेरिका इमीडिएटली क्या चाहता है कि आज रात को ही हो जाए, बाकी सब कहानी है। ये न्यूक्लियर बॉम्ब ना बनाए, मिसाइलें ना बनाए, ये सब कहानी है। अमेरिका आज रात को क्या चाहता है
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलना। दूसरा, ईरान भी अपनी तरफ से जो शर्तें दे रहा है, 5 शर्तें, 10 शर्तें, लेकिन उसका इमीडिएट शर्त क्या है, जो कि आज रात को ही, अगले 1-2 घंटे, 12 घंटे में ईरान कह रहा है बॉम्बिंग बंद करो। तो उभय पक्ष को सबसे पहले जो अर्जेंट बेसिस पर है, एक एक चीज सुननी पड़ेगी। अमेरिका बॉम्बिंग करे, ईरान खुश हो जाएगा। अमेरिका बॉम्बिंग को बंद करे, ईरान खुश हो जाएगा। दूसरी चीज, ईरान भी इंडिकेशन दे कि अमेरिकन बॉम्बिंग के बंद होते ही वो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना शुरू कर देगा, जैसा कि 27 फरवरी तक हो रहा है। अमेरिका खुश हो जाएगा। तो बाकी सारी जो पॉइंट हैं, वो सब पॉइंट आज से 1 महीने के बाद, आज से 6 महीने के बाद डिस्कस हो सकते हैं, लेकिन इमीडिएटली अमेरिका को और इजराइल को बॉम्बिंग बंद करनी चाहिए, जिसके रेस्पॉन्स में इमीडिएटली ईरान भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की दिशा में अग्रसर होगा। उससे उभय पक्ष खुल। तो शुरुआत का जो पहला कदम है, बस ये एक कदम है, ईरान के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की तरफ अग्रसर हो, अमेरिका के लिए बॉम्बिंग बंद करे। लेकिन ईरान ने कहा है पहले अमेरिका बॉम्बिंग करे, जो कि मेरे ख्याल से बहुत जायज रिक्वायरमेंट है। कभी भी एक तरफ बातचीत चल रही है और एक तरफ से बम गिर रहे हैं उस कॉन्फ्रेंस रूम के दाएं बाएं, ऐसा तो कभी गोली मैंने और सुना गोली ही साथ नहीं। में नहीं चल सकती। देवनाथ सर, ईरान की ओर से भी जवाब में कहा गया है कि अगर अमेरिका हम पर बहुत ज्यादा घातक हमला करेगा तो हम अमेरिका के दोस्तों पर हमला करेंगे, क्योंकि हम बार बार बात करते हैं 38 दिन के युद्ध में हमने देख लिया है कि ईरान के पास इतनी ताकत तो नहीं है कि वो मेनलैंड अमेरिका में जाकर हमला कोई कर दे, लेकिन अपने आसपास के देशों को तो, जहां पर अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं, उन्हें तो मुसीबत में डाल ही सकता है। आपके हिसाब से फिर से सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कुवैत, कतर, इनके लिए मुसीबत आने वाली है? इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान ने कहा है कि अगर कल सुबह से अमेरिका भीषण बमबारी करेगा, तो अब अमेरिका एक नए तरह के टारगेट्स पर गल्फ कंट्रीज में हमला करना शुरू कर देगा। देखिए, अभी तक ईरान ने कहा था कि गल्फ कंट्रीज में वो सिर्फ अमेरिकन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स बेस पर हमला करेगा। गल्फ कंट्रीज में ईरान ने कहा था कि वो सिर्फ अमेरिकन एम्बेसी या अमेरिकन काउंसुलेट पर हमला करेगा। ईरान ने कहा था कि गल्फ कंट्रीज में सिर्फ जहां 5 स्टार होटल हैं, जहां पे कि मोसाद के एजेंट, सीआईए के एजेंट, और ये सैकड़ों में हैं, और जहां अमेरिकन डिप्लोमेट्स रहते हैं, उन पर हमला करेगा। अब अमेरिका ने जब ईरान के स्कूल, हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटीज पर हमला कर दिए, तो ईरान ने कहा है हम भी कंसीडर करेंगे भविष्य में गल्फ कंट्रीज में जहां अमेरिकन एडेड या अमेरिकन संचालित स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मल्टीनेशनल्स हैं, वो भी हमारे फेयर लिस्ट में आ जाएंगे। लेकिन ईरान ने अब कह दिया कि अगर कल सुबह अमेरिका ने और इजराइल ने ईरान के रोड्स, ब्रिजेस, रेलवे लाइन, हाईवे पर हमला किया, तो फिर ईरान भी गल्फ कंट्रीज में उनके रोड, ब्रिजेस, हाईवेज पर हमला करेगा। और पावर प्लांट में तो ईरान बहुत क्लियर है, पहला बॉम्ब अगर वो गिराता है थर्मल पावर प्लांट पर, अमेरिका या इजराइल, तो आप देखेंगे चंद मिनटों के अंदर इजराइल के जो ईरान की जो मिसाइल हैं, वो किसी भी गल्फ कंट्री में अमेरिका द्वारा नियंत्रित एक थर्मल पावर प्लांट या गैस बेस्ड पावर प्लांट में घुस जाएगा। मैं दर्शकों को बता दूं कि इन सब गल्फ कंट्रीज में जितने भी बड़े बड़े उद्यम हैं, थर्मल पावर प्लांट, गैस बेस्ड पावर प्लांट, ये सारे जो हैं वो अमेरिका द्वारा बनाए गए हैं गल्फ कंट्रीज के पैसे से, और इन सब की जो मैनेजमेंट है और ऑपरेशनल कंट्रोल है वो अमेरिकन के हाथ में ही है। जी बिल्कुल। डॉक्टर डीके गुप्ता जी के पास चलते हैं। गुप्ता जी, मध्य पूर्व के इन देशों की स्थिति को लेकर आपका क्या मानना है? एक बड़ी दरार तो डाल दी है अमेरिका ने, इजराइल ने, इस्लामिक दुनिया को 2 भागों में बांट दिया है। जो पहले से बटी हुई थी उस बंटवारे को और ज्यादा बढ़ा दिया है। ईरान के दुश्मन बन चुके हैं यूएई, सऊदी अरब। क्या लगता है ये भी एक बड़ी जीत है अमेरिका की? वैभव जी, देखिए, अमेरिका और इजराइल यहाँ पर लड़ ही इसीलिए रहे हैं क्योंकि वहां पे मिडिल ईस्ट के देश बटे हुए, और खासकर बटे हुए नहीं है, वो ईरान के अगेंस्ट हैं। देखिए, उसको इसके समझिए, ईरान ने यमन में एक हुदीज बनाया, हुदीज ने यमन के नॉर्थ पार्ट को कब्जा कर लिया। तो वहां की जो पहली सरकार चुनी हुई थी या उनकी जो राज सत्ता रही होगी, उनके बीच में आज भी युद्ध चलता। मतलब ईरान ने यमन में कब्जा कर लिया। ईरान ने लेबनान में हिजबुल्लाह बनाया,
हिजबुल्लाह ने लगभग साउदर्न पार्ट को जो है कब्जा कर लिया लेबनान को। मतलब वो हिजबुल्लाह कौन है? ईरान है। मतलब ईरान ने लेबनान को भी कब्जा कर लिया, मतलब गुलाम बना लिया आधे पार्ट को। अब इसको इस तरह से समझिए। फिर ईरान ने और क्या बनाया? हमास बनाया। हमास ने कसम खाई कि हम धरती पे यहूदियों को नहीं जीने देंगे। मतलब उसने एक और दुश्मन पाल लिया। किसने पाल लिया? ईरान ने पाल लिया। इसी तरह से सीरिया में देखिए, सीरिया में भी ईरान ने अपनी प्रॉक्सी बनाई, और सीरिया में से असद जब तक थे तो तक अच्छे संबंध थे, फिर अमेरिका ने वहां कब्जा कर लिया अभी आज की डेट में। और उसके बाद यही चीज उन्होंने इराक में किया है। जैसे इराक का देखें कि दो ही देश है जो इसमें फायदा उठा रहे हैं तेल में, जो है सबसे लॉस हो रहा है, इराक का लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि इराक में भी तो एक रीजनल जो मिडिल ईस्ट का जो पॉलिटिक्स रहा है पिछले 40-45 साल, पहलवी के बाद ऐसा हुआ कि ईरान ने अपनी सुप्रीमेसी बनाए रखने के लिए अपने ही भाइयों से जाति दुश्मनी ले ली। रीजन क्या था? एक स्लोगन था, इजराइल और अमेरिका और फिलिस्तीन, इन्हीं तीनों पर पूरा खुमैनी परिवार अपना सत्ता बनाए रखा पिछले 40 साल तक। और किन भाइयों की बात कर रहे हैं आप? शिया सुन्नी का विवाद तो सदियों पुराना है, भाई कब थे ये सब? नहीं, देखिए, अगर आप आज देखेंगे कि अमेरिका के खिलाफ अगर कोई स्वर होगा, अगर 4 लोग इकट्ठा होंगे या 100 मुसलमान इकट्ठा होंगे, तो शिया होंगे, सुन्नी होंगे, और उसमें कोई और भी अगर उनका होगा तो भी अमेरिका को गाली दे रहे होंगे। एकता आ जाती है। शिया सुन्नी का लड़ाई चलता रहता है आइडियोलॉजिकली, लेकिन ऐसा फियर्स जो है उनके बीच में कई, जैसे सऊदी अरबिया सुन्नी कंट्री है, लेकिन आप ये नहीं देखेंगे कि ईरान सऊदी अरब लगातार युद्ध चलते रहे हैं। तो एक कौम नहीं है। लेकिन जैसे कि हमारे यहाँ हिंदी का देखिए, हिंदी नॉर्थ इंडिया में है। मैं अभी तमिलनाडु में पोस्टेड रहा हूँ। मुझे उनके घरों में जाके देखा हूं तो कितना अच्छा लगता है, अच्छे से हिंदी से बातें करते। किसी ऑटो वाले किसी से पूछो, जब तक वो आपको नहीं बता देंगे लेफ्ट राइट, तब तक आपको हिंदी बताते रहेंगे। तो मतलब कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल गेन के लिए ऐसा किया जाता है। तो इसी तरह से शिया सुन्नी में ऐसा कोई कटथ्रोट कंपटीशन नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप अपना ऐसा करती है। तो वो चीज ऐसी रही है। लेकिन मिडिल ईस्ट में जो माहौल बनाया गया, वो माहौल का फायदा इजराइल ने लिया। देखिए कैसे लिया इजराइल ने, कि इजराइल जब अटैक करता है ईरान के ऊपर, तो लगभग 3 देशों को इसकी मिसाइल क्रॉस करती है। अगर वो भाई होते या मिलके रहते तो तीनों में से कोई को इसको इंटरसेप्ट करके गिरा देता। लेकिन लगातार मिसाइल से अटैक करता है ईरान पे, और कोई रोकता नहीं है। सोचने की बात है। और ये कमी है। और अमेरिका का देखिए, अमेरिका उन्हीं देशों से, आज तक अमेरिका ने अपने किसी पोस्ट से नहीं किया है, उन्हीं के देशों में बनाए हुए पोस्ट से अटैक कर रहा है। तो इनका जो जातीय दुश्मनी रही है पिछले 40-45 सालों से, उसको ही इनकैश अमेरिका कर रहे हैं। और अमेरिका ही नहीं, कल फ्रांस भी करेगा, कल ब्रिटेन भी करेगा। अगर ये एक टेबल पर आके एक साथ बैठेंगे नहीं, अपने भाईचारे को बुलाएंगे नहीं, और अपनी, क्योंकि इतनी अच्छी इकोनॉमी इनकी है, बन सकती है। जैसे यूएई का है, नो डाउट कि पूरे मिडिल ईस्ट की इकोनॉमी भारत की इकोनॉमी के लगभग बराबर है, उससे कम ही है। लेकिन फिर भी इनके पास छोटे छोटे देश हैं, जिसके यहाँ कहीं 50 लाख की जनसंख्या है, कहीं पे 1 करोड़ की जनसंख्या है। ये काफी रिच है। तो ये बना के, अपना कॉलर बना के अच्छा कर सकते हैं। लेकिन नहीं, ईरान ने जो प्रॉब्लम क्रिएट किया, उसका परिणाम याद है कि आज की डेट में कितना भी कोई कोशिश कर ले, कोई मिडिल ईस्ट का कंट्री ईरान को साथ नहीं देगा। और इसीलिए मैं आपको पहले भाग में कहा कि वो चाहते भी है कि युद्ध इतना लंबा खींचे कि ईरान लगभग इस कंडीशन पे आ जाए कि वो हमारे को आंखें नहीं दिखा पाए। इसको समझने की बहुत जरूरत है ईरानियन लीडरशिप को। जी बाबा। बिल्कुल, देवनाथ सर के पास चलते हैं। देवनाथ सर, खर्ग आइलैंड की बहुत ज़्यादा बात हो रही है। आपके हिसाब से अभी कुछ देर पहले डीके गुप्ता जी ने भी ये बात बोली थी कि क्या अमेरिका ऐसा कोई ऑपरेशन भी चला सकता है कि ईरान के कई जगहों पर, जहां पर उनके प्रमुख ठिकाने हैं, जहां पर उनकी यूरेनियम रखे हुए हैं एनरिच करके, वहां पर सिलेक्टेड सैनिक उतरे, डेल्टा फोर्स के या किसी और फोर्स के, और वहां पर वो अपना काम पूरा करके वापस चले जाएं? पूरी सेना उतारने से अच्छा है छोटी छोटी टुकड़ियों को एक मिशन के साथ भेजा जाए। क्या ऐसा कुछ भी अमेरिका कर सकता है? डेफिनेटली उनके प्लान में तो है। पूरी सेना भेजने के लिए तो उनको 2 लाख या 3 लाख फौज जमा करनी पड़ेगी, जैसा कि इराक में 2003 पर सद्दाम हुसैन पर हमला करने के पहले उनको जमा करना पड़ा था। सऊदी में 2 लाख 3 लाख फौज जमा करके तब उन्होंने सद्दाम हुसैन पर हमला किया था। अभी उन्होंने छोटे छोटे हमले प्लान में रखे हुए हैं। एक छोटा हमला समझिए खड़ग आइलैंड पर वो कर सकते हैं, एयरबोर्न पैराट्रूपर्स को उतारकर 2000 पैराट्रूपर्स को जमा भी कर लिए हैं वहां पर। तो क्या खड़ग आइलैंड पर वो पैराट्रूपर्स को उतारेंगे? आज शाम को जो हमला हुआ खड़ग आइलैंड में, उसमें 50 आईआरजीसी के जो खड़ग आइलैंड पर पोस्ट थे उन पर हमला हुआ। आईआरजीसी का एक ब्रिगेड वहां पर तैनात है, यानी 3000 स्पेशल फोर्स
वहां पर तैनात हैं। तो इन्होंने वहां पर बंकर बनाए हुए हैं, पिल बॉक्सेस बनाए हुए हैं समुद्र को फेस करते हुए, क्योंकि उनको लगता है कि समुद्र के रास्ते से जो अमेरिका के मेरीन कमांडोज हैं समुद्र के रास्ते से हमला करेंगे। और इसी तरह से जो वहां पे ओपन स्पेस है जहां पैराशूट वाले लैंड कर सकते हैं, वो खड़ग आइलैंड का जो एयरफील्ड है उसके आसपास का एरिया है। वहां पर आईआरजीसी ने अपने हैवी मशीन गन्स, मीडियम मशीन गन्स, 25 मिलीमीटर एंटी एयरक्राफ्ट गन को तैनात कर दिया है ऊपर की तरफ पॉइंट करते हुए, ताकि अगर ये 2000 पैराशूट छतरी लेकर छलांग मारेंगे तो जब ये पैराशूट से लटक लटक के नीचे आ रहे हैं, उसमें समय लग जाता है 2 मिनट 1 मिनट का, उस वक्त ही उनको हवा में ही शूट डाउन कर देंगे। तो बहुत ही खतरनाक सब ऑपरेशंस प्लान में हैं, कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा होगी। एक अनुमान ये भी लगाया जाता है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खोलने के लिए ये जो 5000 मरीन हैं, ये स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खोलने के लिए तैनात किए जाएंगे। और अमेरिका ने 10,000 जो पहले से ट्रुप्स कतार में जमा थे, उनका इस्तेमाल करके जमीनी रास्ते से, यानी ओमान में जमीनी रास्ते से स्ट्रेट ऑफ हार्मुज की तरफ हमला कर सकते हैं। और उसी वक्त जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के उत्तर में जैसे बंदर अब्बास है, चबाहर पोर्ट है, उस इलाके को भी डोमिनेट करने के लिए अमेरिका अपने एयरबॉर्न या सीबॉर्न फोर्सेस को उतार सकता है। लेकिन ये सारे ऑपरेशन बहुत खतरनाक है। 200-400 कैजुअलिटीज हो जाएगी, बॉडी बैग्स अमेरिका पहुंच जाएंगे। जहां तक न्यूक्लियर यूरेनियम को निकालने की बात है, देखिए उसमें एक तो अभी तक अमेरिकन इंटेलिजेंस, चाहे वो CIA हो, मोसाद हो, शिनबेत हो, ब्रिटेन की MI6 है, वो भी काम कर रही है। उनको एग्जैक्ट लोकेशन की ये 400 किलो यूरेनियम कहाँ कहाँ पर छुपाया हुआ है ठीक जगह से मालूम नहीं है। दूसरी है, अगर इनको निकालना है तो हेलीकॉप्टर से डेल्टा फोर्स को भेजना पड़ेगा, और ये सारी जो जगह हैं वो 400, 500, 600 किलोमीटर अंदर हैं। तो हेलीकॉप्टर को जाने में 2 घंटा, वापस आने में 2 घंटा लगेगा। 4 घंटे में तो ईरानियन जो हैं इनमें से 3-4 हेलीकॉप्टर्स को गिरा देंगे। एक एक हेलीकॉप्टर के अंदर अगर 20-20, 30-30 डेल्टा फोर्स के कमांडो हैं तो कैजुअलिटीज 60, 70, 80, 90, 100 हो जाएगी। तो खतरा है। डोनाल्ड ट्रंप के यहाँ पर मैं बता देता हूं, अगर 100 या 200 बॉडी बैग्स पहुंच गए तो उनका पॉलिटिकल करियर खतरे में आ जाएगा। रिपब्लिकन पार्टी आने वाले मिड टर्म इलेक्शन में नवंबर में हार जाएगी। जी बिल्कुल। डीके गुप्ता जी, आपका क्या मानना है? डोनाल्ड ट्रंप क्या मिड टर्म चुनाव हारने वाले हैं? देखिए, ये तो उनके पॉलिटिकल एरेना का मैटर है, लेकिन कहीं न कहीं इस युद्ध का असर पड़ेगा उनकी राजनीति पर? पड़ेगा ही, जाहिर सी बात है, लेकिन क्या चुनाव पर भी उतना ज्यादा पड़ने वाला है रिपब्लिकन पार्टी को लेकर? वैभव जी, अगर आप ये देखें तो अमेरिका में कोई भी राष्ट्रपति 2 टर्म ही रह सकता है, दूसरा टर्म इनका है। तो उसके बाद तो ट्रंप साहब वेनेजुएला चले जाएंगे, वहां के राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने खुद ही कहा है कि वो जीत भी चाहेंगे, स्पेनिश सीख लेंगे वो। वो तो अलग बात है, लेकिन ये है कि उनके लिए 2 ही चांस है और दूसरा चांस उनका है, उससे ज्यादा राष्ट्रपति बने। हाँ, रिपब्लिकन पार्टी, लेकिन एक जो पॉलिटिकल सिस्टम अमेरिका का रहा है कि आप खासकर जब से मैंने होश संभाला है तब से एक बार रिपब्लिकन आता है, एक बार डेमोक्रेट्स आते हैं। तो इस बार रिपब्लिकन हो गया तो डेमोक्रेट्स आएगा, तो इसमें कोई आमूलचूल परिवर्तन उनको नहीं दिख रहा है। लेकिन अब ये चीज है कि जो अस्पष्टवादिता की वजह से ट्रंप सेकंड ने, फर्स्ट में भी उन्होंने जरा सा लिया था एक चीज कि नाटो को फर्स्ट टर्म में ही बोल दिया था कि नाटो जो है मैं नहीं चाहता नाटो को, नाटो अपना खर्चा खुद निकाले। तो उन्होंने पहला क्लियर किया। इस सेकंड टर्म में जब वो आए तो बिडेन की जरा पॉलिसीज, जरा सा बिडेन की जो डेमोक्रेट पार्टी लेफ्टिस्ट पार्टी मानी जाती है, हल्का सा मानी जाती है, तो वो उसके डिसीजन से इन लोग को लगा, और जिस बेस पे चुनाव जीते, देखिए इनका बेस क्या है, इनका जो फॉरेन पॉलिसी का सेंटर पॉइंट है वो है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और ये बड़ी सक्सेस रही है। 16 में भी और 24 में भी सक्सेस रही है, और उसके बाद जो चुनाव हारे थे उसमें भी सक्सेस थी। और ये सबसे ज्यादा वोट पाने वाले एक राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति थे, जो कि चुनाव नहीं जीत पाए। टेक्निकली वो जो है नहीं बन पाए प्रेसिडेंट। तो इनकी जो रही है, और इसकी बार बता, 2016 में चुनाव से पहले इन्होंने एक चीज बड़ी अच्छी कही थी, बुरी कही थी वो तो अलग बात है, कि अगर हाई एवेन्यू में खड़ा होके अगर मैं गोली मारूं किसी को, जिसकी मर्जी होगी गोली मारूंगा, तब भी मेरा एक भी वोट कम नहीं होगा। सोचिए कि वहां के वोटर्स का इनके प्रति कितना सपोर्ट रहा होगा कि इतना बोलने के बाद ही चुनाव जीत जाते हैं।
तो एक इनको बैकअप तो वहां का क्रिश्चियन कम्युनिटी का बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि उन्होंने जो जो डिमांड थी उस पर काम किया। क्रिश्चियन कम्युनिटी का डिमांड था कि जो भी वेनेजुएला के लिए बहुत डिमांड था वहां पे। वेनेजुएला में 2013 में उन्होंने लेक्चर दिया था कि मैं जब आऊंगा राष्ट्रपति बनूंगा, क्योंकि वहां हर बार चुनावी मुद्दा होता है वेनेजुएला। इन्होंने हिम्मत दिखा दी उसमें। और ऐसी तरह से कनाडा को लोग सब्सिडी देते थे, हमेशा अमेरिकन बोलते थे कि उनकी वजह से हमारे यहाँ गरीब। उन्होंने दिखा दिया, आज भी कनाडा में 37% है। तो एक लीडर ऐसा जिसने कि सोचा कि करना है तो करना है, जैसे मोदी यहाँ पे सोचे 370 हटाना है तो हटाना है, ताकि वो समस्या को जड़ से हटे। उस पार्लियामेंट में उन्होंने वही बोला कि मैं समस्या को 370 में मीटिंग क्यों करूं, उसको खत्म कर दिया मैंने, ताकि अब उसमें आगे विवाद ही नहीं हो। तो इस तरह की सोच रखने वाले राष्ट्रपति, तो इन्होंने ओबामा और क्लिंटन के जैसा ऐसी पॉलिसी लेके नहीं चले कि सबको मिला के चलो, या जैसे कि ओबामा के बारे में कहा जाता है कि इजराइल नहीं बल्कि उन्होंने मिडिल ईस्ट पर ज्यादा ध्यान दिया। इन्होंने हमास को तुरंत इजराइल को गो अहेड कहा, बोला कि अगर 1200-1300 कत्ल हो गए तो हमास जो पिछले 15-20 साल से केवल एक संगठन ही नहीं, एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में एंजॉय कर रहा था वहां पे, तो उसको खत्म करो। तो उन्होंने पूरा सपोर्ट इजराइल को दिया। मतलब देना तो देना है, ये नहीं कि देंगे अगले चुनाव में देंगे, ये नहीं। तो ये जो स्पष्टवाद, लेकिन हमास की खिलाफ कार्रवाई तो बाइडेन के राष्ट्रपति रहते ही हो गई थी। जब 7 अक्टूबर 2023 वाला हमला हुआ था तो ट्रंप साहब तो राष्ट्रपति थे भी नहीं उस वक्त। यही संभल के बार बार नेतन्याहू बोलते थे कि जब अटैक शुरू हुआ था, जब उनको ट्रंप का जब हुआ तो बहुत तेज से भाग के गए नेतन्याहू। उनको पता था कि ट्रंप से उनकी केमिस्ट्री अच्छी बनती है। उसके बाद डेडली अटैक होना शुरू हुआ। जितने भी डिसीजन इजराइल लेता था उसको अमेरिका ओके करता था। बिडेन वाले में ठीक है, क्योंकि अमेरिकन पब्लिक इजराइल को पसंद करती है, इजराइल के बारे में वो गलत नहीं सुनना चाहते। ये वहां के पॉलिटिकल एरेना में, वहां के घरों घरों में बोला जाता है। और वहां की कहावत है मैं उनके बाइबिल में कि जब तक वेस्ट एशिया में एक महायुद्ध नहीं होगा तब तक इजराइल में जो है जेरूसलम में वो मंदिर नहीं बनेगा जो 70 ईसा में गिरा दिया गया था। तो ये सब वहां की किंवदंतियां हैं घरों में। तो इनको इन चीजों को बैकग्राउंड में लेकर बाबा जी हम इसका एनालाइजेशन कर सकते हैं कि कुछ पॉलिटिकल उनके घरेलू मसले हैं, कुछ वहां के मसले हैं। तो इस सारी चीजें जी जी बिल्कुल। देवनाथ सर, एक आखिरी सवाल इस बातचीत का, उसके बाद हम अपनी इस बातचीत को खत्म करेंगे। ट्रंप का जो कहना है, उनकी बात मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। इस बातचीत की शुरुआत में मैंने उनका वो बयान पढ़कर सुनाया था अपने दर्शकों को और आपको भी। ट्रंप कह रहे हैं कि इस बार सत्ता पूरी तरह बदलने जा रही है उनके इस वाले हमले के बाद, और वहां पर कम कट्टर सोच वाले जो लोग मौजूद हैं उनके हाथों में सत्ता आने जा रही है। क्या सर ऐसा हमला हो सकता है ईरान पर कि IRGC के बड़ी संख्या में लोग मार दिए जाएं और IRGC बिखर जाए या सरेंडर कर दे और वहां पर अमेरिका की मनमर्जी सरकार आ जाए? ये बातचीत में तो आसान लग रहा है, लेकिन सबको पता है बहुत कम इसकी संभावना है। लेकिन फिर भी क्या ऐसा कुछ हो सकता है? वैभव जी देखिए, IRGC क्यों लड़ रही है? शुरुआती दौर में तो जाहिर बात है कि वो लड़ रहे थे आयतुल्लाह खामेनी के लिए। उनके जाने के बाद अब क्यों लड़ रही है, इसमें अलग अलग कारण हैं। एक कारण क्यों इस तरह से लड़ रहे हैं ये समझना पड़ेगा, साइकोलॉजिकल बात है। अगर ईरान में ऐसी सत्ता आ जाती है जो कि अमेरिका के समर्थन से आती है तो IRGC का तो भविष्य अंधकारमय हो गया ना। IRGC के जितने टॉप कमांडर्स हैं, जितने ऑफिसर्स हैं, चाहे वो जनरल हो, चाहे ब्रिगेडियर हो, कर्नल हो, उनको तो फिर ईरान छोड़ के भागना पड़ेगा। ये समझकर ही अब IRGC और ज्यादा खतरनाक होकर लड़ रही है। अभी IRGC के कमांडर्स को मालूम है कि वह ना सिर्फ ईरान के लिए लड़ रहे हैं, वरन अपने और अपने परिवार के अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। 1 सेकंड के लिए मान लेता हूं कि कल ईरान सरेंडर कर देता है, 2 सेकंड के लिए मान लेता हूं कि परसों से तेहरान में एक अमेरिका समर्थित सरकार आ जाती है, हिंदी में कहते हैं पिट्ठू सरकार आ जाती है, तो IRGC का क्या होगा? नई सरकार जो है आते ही 1 घंटे में सबसे पहले तो IRGC को डिसबैंड कर देगी, खत्म। दूसरी बात है, नई सरकार के आते ही 6 घंटे के अंदर ही IRGC के जितने ये जनरल्स हैं, ब्रिगेडियर्स हैं, कर्नल्स हैं, इनको इनके परिवार समेत पकड़कर घसीटकर जेल में बंद कर दिया जाएगा, खत्म। और अगले 7 दिन के अंदर आप देखेंगे इन सबको एक एक करके या तो गोली मार दी जाएगी या सूली पे लटका दिया जाएगा, खत्म। तो अब वो लड़ रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि अगर ईरान में IRGC हार गई
और ईरान में एक सत्ता आ गई जो नरम सरकार है, तो उनको तो अपने परिवार के साथ ईरान छोड़ के भागना पड़ेगा। कहीं पर भी भागें, चाहे हिंदुस्तान भागें, चाहे अजरबैजान भागे, चाहे इराक भागे, किसी जंगल में भाग जाएं, पाकिस्तान में भाग जाएं, अफगानिस्तान में भाग जाएं, उनको भागना पड़ेगा, नहीं तो उनकी मौत सुनिश्चित है, उनकी प्रॉपर्टी तो जब्त हो जाएगी। जितने आईआरजीसी के टॉप कमांडर्स हैं ईरान में, आज अगर एक अमेरिका की समर्थित सरकार आएगी, आप यकीन मानिए कि आईआरजीसी के जितने टॉप कमांडर्स हैं, उनकी जो पैतृक संपत्ति है, जमीन जायदाद, सब सरकार जब्त कर लेगी, कुर्क कर देगी। तो वो लड़ रहे हैं, उनको मालूम है कि हमें अपने को अपने परिवार के लिए लड़ रहे हैं अभी। चलिए, गुप्ता जी अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं। गुप्ता जी आपका भी धन्यवाद। देवनाथ सर आप भी जुड़े वन इंडिया के साथ, आपका बहुत धन्यवाद। तर्कश में हम हमारे दर्शकों को आपने बताया कि क्या कुछ ट्रंप कर सकते हैं, उनके फैसलों में किस तरह का रुख देखने को मिल सकता है, और अब तो उनको अपने उपराष्ट्रपति का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है। तो देखते हैं आने वाले घंटे इस जंग को किस ओर ले जाते हैं, कैसा हमला होता है, और ये जंग अभी खत्म होती है या फिर लंबी चलती है, ये सब कुछ आने वाले कुछ ही घंटे बता देंगे। तो फिलहाल तक के लिए तर्कश में आज बस इतना ही। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.